कल जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का दूसरा टी20 मैच हुआ, वो देखने के बाद मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपना सिर धुन रहे होंगे कि ये क्या तरीका है, किस तरह से मैच खेली इंडिया और क्या टीम सिलेक्शन किया, किस तरह से बॉलर्स ने बॉलिंग की। तो इन सभी के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं कि अब जैसे ये टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो इसके पहले ये जितनी भी टीम्स खेलेंगी, हालांकि बहुत ज्यादा कोई मैचेस नहीं है, लेकिन जो भी मैचेस होंगे उसमें आपको इस तरह का ही टीम कॉम्बिनेशन मिलेगा देखने के लिए, जिसमें आपको लगेगा कि अब ये क्या बिल्कुल ही बेसर पैर का टीम सिलेक्शन किया है। कल के मैच में श्रेयस अय्यर को नहीं खिलाया, मतलब श्रेयस अय्यर ने तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इतनी अच्छी खासी बैटिंग की थी और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रोबेबल अगर कोई है टी20 वर्ल्ड कप की टीम के लिए तो वो श्रेयस अय्यर है, लेकिन उसको नहीं खिलाया, तिलक वर्मा को खिलाया। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अगर तिलक वर्मा को ना खिलाएं तो फिर क्या उसको बिना मैच खिलाए ही आप उसको रिजेक्ट कर दोगे? क्योंकि देखिए, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि अब जो इंडियन टीम का सिलेक्शन है, ये बहुत हद तक जो इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उनकी तरह का ही सिलेक्शन होता है। मतलब इसको सिलेक्शन नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली ये रिजेक्शंस होते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा लोग अवेलेबल हैं। जैसे आप कोई भी आईआईटी जेई वगैरह का जो एग्जाम होता है, अब लाखों 50-50 लाख स्टूडेंट्स इसमें बैठते हैं और नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व है। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपको रिजेक्ट ही करना पड़ता है। सिलेक्ट जो होने वाले हैं वो टॉप में आ जाते हैं, बाकी अपने आप रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होता है कि यहां आप सिलेक्ट करने के लिए नहीं देखते हैं। सिलेक्शन तो आपको मेनली तो आपको पता रहता है कि 8-10 प्लेयर्स आपके कौन होने वाले हैं। तो बाकी जो हजारों प्लेयर्स अवेलेबल हैं या सैकड़ों प्लेयर्स अवेलेबल हैं जो कि इंडियन टीम में आने के कंटेंशन में हैं, उसमें से हम किसको रिजेक्ट कर सकते हैं? तो इस तरह के मैचेस में उन्हीं को प्लेयर्स को मौका देके और यहां पे रिजेक्ट किया जाता है। तो अब जैसे श्रेयस अय्यर डेफिनेटली तिलक वर्मा से ज्यादा बेटर प्रोस्पेक्ट है इंडियन टीम में आने के लिए, तो इसीलिए कल उसको रेस्ट कर दिया और आपने इसको खिला लिया तिलक वर्मा को। हालांकि तिलक वर्मा ने ठीक ठाक ही बैटिंग की। इंडिया ने जिस तरह से टॉस हारने के बाद बैटिंग स्टार्ट की थी, ये तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग इनका तरीका था। हालांकि ये जो आपका जायसवाल है, जायसवाल का खेलने का तरीका वही है, ये हम पहले भी देखिए डिस्कस कर चुके हैं कि जायसवाल आपको 2 मैचेस में डिसअपॉइंट करेगा। 2 मैचेस में वो 10 बॉलों में 18-20 रन बनाएगा और 2 मैचेस में वो बनाएगा 30 बॉलों में 60 रन। तो उसका खेलने का तरीका यही है। हालांकि अब कल जिस तरह से साउथ अफ्रीका में जिस तरह से बॉलिंग होती है या बॉल का जो बाउंस होता है, वो बॉल थोड़ा ऊपर आता है और वो मेरे ख्याल से एडजस्ट नहीं कर पाया अपने शॉट को। नॉर्मली जैसे कि वो कमेंटेटर सुनील गावस्कर भी कह रहे थे कि अगर ये इंडियन पिचेस होती तो इसमें जायसवाल के लिए वो बॉल इतनी ज्यादा ऊपर नहीं आती, तो वो हाथ में जाने के बजाय वो नीचे से ग्राउंडेड शॉट जाता और चौका भी मिल सकता था उसको। तो अब यहाँ पे पहला ही मैच था उसका, इंटरनेशनल मैच। हालांकि प्रैक्टिस वगैरह करने में उतना ज्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन पहले मैच में हम उसको थोड़ा सा लिवरेज दे सकते हैं कि पहले मैच में उसको बाउंस का अंदाजा नहीं हो पाया और दूसरे मैच में शायद कुछ करेगा वो। अब चूंकि पहला मैच वॉश आउट हो गया है और अब एक ही मैच और बाकी है, तो मुझे नहीं लगता कि अब टीम में कोई चेंज होने वाला है। अब टीम में चेंज करने का कोई फायदा नहीं है। अब तिलक वर्मा का आपने टेम्परामेंट देख लिया। शुभमन गिल जिस तरह से आउट हुआ है, शुभमन गिल एक्चुअली हैज बीन डिसअपॉइंटिंग अस फॉर क्वाइट सम टाइम एंड राइट थ्रू आउट द वर्ल्ड कप आई वाज नॉट हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस। क्योंकि देखिए, मतलब जो इम्पैक्ट होता है प्लेयर का, और वो भी शुभमन गिल जैसे प्रॉमिसिंग प्लेयर का, वो इम्पैक्ट वर्ल्ड कप में नहीं था। अगर वो वर्ल्ड कप में थोड़ा बहुत ढंग का खेलता तो हम लोग वर्ल्ड कप का मैच, वो फाइनल मैच जीत भी सकते थे। जिस तरह से वो शॉट उसने मारा और वो आउट हुआ, तो वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और शुभमन गिल उसके पहले भी जो लीग मैचेस हुए थे उसमें भी उसने अपने विकेट थ्रो किए। तो शुभमन गिल को अब सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इन लोगों में ना डिटर्मिनेशन की थोड़ी सी कमी है, या ये कहना चाहिए कि उतना ज्यादा डेडिकेशन नहीं है, या फिर ये कहें कि ये लोग अपने बैंक बैलेंस और जितना इनका नाम हो गया है उससे शायद ये लोग बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो वो हंगर वाली चीज नहीं नजर आती है मुझे। क्योंकि कल के मैच में देखिए, जिस तरह से शुभमन गिल आउट हुआ है, वो ओपनर को तो वो बॉल एक्सपेक्ट करनी ही चाहिए ना। आपको पता है कि टी20 मैचेस में शुरू के 2 ओवर में ही बॉल स्विंग होती है और बैट्समैन को आउट करने का तरीका
यही होता है कि सरप्राइज बॉल इन स्विंगर होती है। अब इन स्विंगर बॉल पे अगर आप इस तरह से आउट हो जाएंगे बल्ले को पैड से दूर रख के, तो फिर क्या किया जा सकता है। मतलब ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया शुभमन गिल ने, और शुभमन गिल को सीरियसली सोचना चाहिए कि उसे परफॉर्म करना ही करना है। बहुत सारे मैचेस हो गए हैं जिसमें शुभमन गिल ने परफॉर्म नहीं किया है। आईपीएल अभी आएगा तो आईपीएल में फिर उसकी 2-3 सेंचुरी हो जाएंगी, 700-800 रन वो फिर से बना देगा, और वो वर्ल्ड कप की टीम में तो वो पक्का ही है। लेकिन जिस तरह से वो कंपटीशन में खेलता है वो कोई बहुत अच्छी प्रॉमिसिंग चीज नहीं नजर आई मुझे। जायसवाल का तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि उसका खेलने का तरीका वही है। 6 रन के ऊपर 2 विकेट हो गए 2 ओवर में। अब यहीं पे तो डिफरेंस आ जाता है। और मालूम था आपको कि बारिश की उम्मीद है, बारिश की आशंका है, बाद में बारिश हो सकती है, इसीलिए साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतने के बाद आपको पहले बैटिंग करवाई। और पहले 2 ओवर में T20 मैचेस में अगर आपके 2 विकेट 6 रन पे ही हो जाएं, उसके बाद बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन तिलक वर्मा ने अच्छी बैटिंग की, बहुत अच्छी बैटिंग की। मतलब आई वुड अप्रिशिएट है कि बहुत ही अच्छा उसका टेम्परामेंट था। उसने सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर बहुत अच्छी बैटिंग की। उन दोनों ने काफी मतलब 5 ओवर में 50 रन कर दिए। हालांकि शुरू में 2 ओवर में 6 रन ही थे और 2 विकेट भी हो गए थे। लेकिन फिर उसके बाद तिलक वर्मा के आउट होने के बाद रिंकू सिंह और स्काई ने जो बैटिंग की है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएबल बैटिंग थी। रिंकू सिंह के बारे में तो जितनी बात की जाए वो कम है, जितनी तारीफ करें उसकी कम है, क्योंकि उसका टेम्परामेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये आप देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक उसको जरा हवा नहीं लगी है। ये जो पैसा और फेम मिलता है ना, वो अभी मेरे ख्याल से अभी ग्राउंडेड है। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि वो ग्राउंडेड ही रहे, क्योंकि जहां ये लोग आसमान पे चढ़ के बातें करने लगते हैं या इनकी सक्सेस इनके दिमाग पे चढ़ जाती है ना, वहीं से इनका डाउनफॉल शुरू होता है। तो या तो हो सकता है कि अभी रिंकू को कोई 8-10 करोड़ की बोली नहीं लगी है, वो जिस दिन लग जाएगी उसके बाद देखेंगे कि टेम्परामेंट क्या रहता है। अच्छे अच्छे मतलब जो अच्छे खाते पीते घरों से आने वाले जो बच्चे हैं, उनका भी टेम्परामेंट खराब हो जाता है या उनका भी ईगो बहुत ज्यादा चढ़ के बोलने लगता है। रिंकू सिंह से मुझे उम्मीद है कि वो ग्राउंडेड ही रहे। और उसके बाद जब ये ग्राउंडेड रहते हैं तो इसके बाद इनके पास ना तो पैसा कमाने की कोई लिमिट होती है और ना फेम की। तो ये डेडिकेशन आना बहुत जरूरी है, ये समझ आना बहुत जरूरी है। लेकिन अल्टीमेटली हैं तो यंग लोग ही ना, तो अब इस एज में इतनी मैच्योरिटी आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। खैर देखते हैं क्या होता है। लेकिन रिंकू सिंह ने बहुत अच्छी बैटिंग की। उसके साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि ये अपनी क्रीज पे स्टेबल रहता है, ये हिलता डुलता नहीं है ज्यादा। तो इस वजह से बॉलर जो है वो बॉलर को भी समझ में नहीं आता कि ये क्या करने वाला है। और ये रिंकू सिंह ये देखता है कि बॉलर जो बॉल करेगा मैं उसके हिसाब से शॉट मारूंगा। अब कल के मैच में भी आप देखिए कि इसने 9-10 चौके जो मारे, उसमें से 7 चौके तो इसने विकेट के पीछे मारे हैं। तो अब होता यही है कि थर्ड मैन और आपका जो फाइन लेग है, इसमें से एक ना एक प्लेयर तो अंदर ही रहता है सर्कल के। तो फिर अकॉर्डिंगली साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स या ऑफ स्टंप पे बॉल कर रहे थे या उन्होंने शॉर्ट पिच बॉलें और इवन स्लोअर बॉल्स भी लेग स्टंप और मिडिल स्टंप पे की, तो इसने भरपूर फायदा उठाया उनका। और कल के मैच में मैं ये कहूंगा कि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने कोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की। ये बॉलिंग काफी सबपार थी। इनको थोड़ी सी स्टाइड बॉलिंग करनी चाहिए थी। मार्को यानसन को तो जब से इंडिया ने वर्ल्ड कप में पीटा है उसके बाद से उसकी बॉलिंग ही नहीं हो रही है। इंडिया के मैच के बाद उससे वर्ल्ड कप में बॉलिंग ही नहीं हो पाई, जितनी पिटाई उसकी हुई। और कल के मैच में भी वही हुआ। स्काई और रिंकू सिंह ने बहुत अच्छी बैटिंग की। उसके पहले तिलक वर्मा ने मार्को यानसन को पीट दिया था। तो कुल मिला के इन लोगों ने बैटिंग बहुत अच्छी की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया इन लोगों का बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या है। अब ये लोग फिर से 5 बॉलर्स के साथ ही जा रहे हैं, जबकि किसी भी मैच में आपके पास 6 बॉलर्स होने जरूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट। क्योंकि ये चाहे मतलब इवन टेस्ट मैच में भी जब कभी पार्टनरशिप जम जाती है तो आपको 6ठा बॉलर होना आपकी टीम में जरूरी है। और मुझे पता नहीं ये टीम जो है मैनेजमेंट, ये बॉलर्स को, बैट्समैन को फोर्स क्यों नहीं करते हैं कि आप लोग बॉलिंग की प्रैक्टिस शुरू करो। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए कोई भी बॉलर, कोई भी बैट्समैन जो है, ये अगर 4-5 ओवर अगर डालने की प्रैक्टिस करें, इवन टेस्ट मैचेस में भी
तो यू नेवर नो, विकेट कुछ ना कुछ तो हेल्प करता ही है। अगर आप टप्पे पे बॉल डालेंगे तो कम से कम आप कुछ भी ब्रेक थ्रू अनएक्सपेक्टेड दिलवा सकते हैं अपनी टीम को, लेकिन वो करने से ही प्रैक्टिस होती है ना। आप जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे टीम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अभी टीम में इतना ज्यादा कंपटीशन हो रहा है कि ये जितने भी बैट्समैन हैं इन सब लोगों को सोचना जरूरी है कि हम कौन सी और स्किल डेवलप कर सकते हैं। अब देखिए, फील्डिंग जो स्किल है दैट इज अ गिवन कि आपको अच्छा फील्डर तो होना ही चाहिए। अब इन लोगों में से भी मतलब मुझे ये बताइए कि जितने भी प्लेयर्स हैं इंडियन टीम में, इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डर तो मुझे कोई भी नजर नहीं आता। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डर की जब बात होती है तो सिर्फ रविंद्र जडेजा की बात होती है। अगर हम 2011 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम की हम बात करें तो उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग की अगर हम बात करें तो सुरेश रैना, विराट कोहली और फिर उसके बाद युवराज सिंह, ये लोग बहुत एक्सेप्शनल फील्डर थे। मतलब ये लोग कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड करने की इनमें कैपेबिलिटीज थी। ऐसी अब प्रेजेंट इंडियन टीम में सिवाय रविंद्र जडेजा के और कोई भी नहीं है कि बहुत ही कोई एक्सेप्शनल कैच पकड़ लें या बहुत ही उल्टा सीधा लंबा चौड़ा दौड़ के कोई रन बचा लें या कुछ कर लें। ऐसा तो मुझे कोई भी नजर नहीं आता है। तो फील्डर यहां पे सारे बराबर हैं, इक्वल हैं और ऑलमोस्ट एवरेज ही हैं, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है। और फिर आप सिर्फ बैटिंग अगर करते हैं तो आपकी टीम में तो फिर जगह हमेशा रिस्क बनी रहेगी जब तक कि आप विराट कोहली या रोहित शर्मा नहीं है। तो अगर 3 मैचेस में श्रेयस अय्यर ने रन नहीं बनाए तो चौथे में पक्का बाहर होने वाला है फिर वो। तो आपको कुछ ना कुछ स्किल तो ऐसी डेवलप करनी ही पड़ेगी कि आप किसी तरह तो टीम को कंट्रीब्यूट करें। मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि इन लोगों को ये कोई समझाने वाला नहीं है कि भाई आप किसी भी मैच में 5 ओवर डालने की प्रैक्टिस तो करो। इसमें आपका कितना टाइम खराब हो जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको ये लगता है कि नहीं, बॉलिंग की प्रैक्टिस करने से हमारा बैटिंग के ऊपर कंसंट्रेशन कम होगा, तो आप बॉलिंग को एज एक्सरसाइज ही ट्रीट कर लो। आप जो जिम में जाके एक्सरसाइज करते हो, आप ट्रीट करो कि आप वो बॉलिंग की एक्सरसाइज कर रहे हो। उससे टीम को भी फायदा होगा, आपके फ्यूचर में भी आपको फायदा होगा। अब मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता जिस तरह से कल, खैर रहा सहा ये भी हो गया कि जो बारिश हो गई बीच में। अब कल के मैच में इंडिया ने स्कोर तो बहुत अच्छा बना लिया था। मतलब रिंकू सिंह और स्काई की जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग थी, इन लोगों ने 180 का स्कोर बहुत अच्छा बनाया, बहुत ही बढ़िया स्कोर था। और लेकिन जो बदकिस्मती से बारिश हो गई। अब उसके बाद आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले भी कहा था, जब अजीत आगरकर ने वर्ल्ड कप की टीम डिक्लेयर की थी और किसी ने सवाल पूछा था कि अरे इंडिया में ड्यू होगी तो क्या होगा, तो क्योंकि ड्यू तो होती है, तो अजीत आगरकर ने कहा कि नहीं, हमारे तो सारे बॉलर जो है वो एक्सपीरियंस्ड है और दे कैन मैनेज। लेकिन ये मैं पहले भी कह चुका हूं, देखिए ये सब कहने की बातें हैं। जब ड्यू गिरती है और बारिश होने के बाद जब मैदान गीला हो जाता है और जब बॉल गीली हो जाती है तो कोई माई का लाल कुछ नहीं कर सकता। आप क्या एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो? अरे गीली बॉल जब पकड़ में ही नहीं आती है हाथ में, जब आपकी ग्रिप ही अच्छी नहीं बनती है, तो आप क्या कर लोगे? ये आप तो बिल्कुल ही नेचर के अगेंस्ट बात कर रहे हो। कितनी पहुंच लोगे आप बॉल? एक ड्राई बॉल और एक मैदान में जाके गीली हुई बॉल को सूखे करने के बाद की जो ग्रिप में डिफरेंस रहता है वो जमीन आसमान का फर्क रहता है। बॉलर की जब तक बॉल पे ग्रिप अगर फर्म नहीं होगी तो बॉलर कभी भी कॉन्फिडेंट होकर बॉलिंग नहीं कर सकता। उस टाइम फिर उसके पास सिर्फ बच के निकलने का एक वो उसके दिमाग में वो प्लान रहता है कि मैं किसी तरह से बच के निकल जाऊं, वहां वो अटैक नहीं कर सकता है। तो इस तरह के मैचेस में तो फिर इंडिया के पास कोई चांस था ही नहीं। और रहा सहा जब वो डकवर्थ लुइस का ये जो ओवर शॉट कर दिए इन्होंने, उसके बाद तो जब जितना छोटा मैच हो जाएगा तो फिर सामने जो बैटिंग करने वाली टीम है उसके पास तो बहुत ज्यादा मौका रहता है। मैदान भी गीला है, आपका टारगेट भी कम हो गया है, आस्किंग रेट उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये आस्किंग रेट जो 10 की थी, ये कोई 35 ओवर में नहीं थी, ये 15 ओवर में ही थी ना। तो अब मैं एक बात ये कहता हूं, कोई अगर ये कहे नहीं आस्किंग रेट तो 10 की थी, मतलब 15 ओवर में 150 रन बनाने थे, तो मैं एक सवाल पूछता हूं कि चलिए अगर मान लीजिए ओवर्स और रिड्यूस हो जाते और मैच 10 ओवर का ही हो जाता और अगर इनको टारगेट 120 का मिलता, तो आप क्या कहेंगे कि फिर भी इंडिया के चांसेस बनते, क्योंकि आस्किंग रेट तो 12 का हो गया। तो आप खुद ही कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 10 ओवर में तो वह 120 भी बना लेते। तो वो इसीलिए ना, क्योंकि नंबर ऑफ ओवर्स कम हो गए और आपके पास बैट्समैन तो 10 ही है ना।
तो बैट्समैन तो जाके बल्ला घुमाने ही वाले हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के ओपनिंग बॉलर्स ने किया। रही सही कसर हमारे ओपनिंग बॉलर्स ने कर दी कि मतलब आप ये देखिए जिस तरह से वो टूट के पड़े हैं। इंडिया ने जो पहले 2 ओवर में 6 रन बनाए थे, वहां साउथ अफ्रीका ने 2 ओवर में 38 रन बनाए पहले 2 ओवर में। तो मैच तो एक्चुअली वहीं खत्म हो गया था, क्योंकि उसके बाद तो फिर कुछ बचा ही नहीं था। वो तो बाद में बीच में साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ने कुछ ढंग की बैटिंग नहीं की और वो गलती से आउट हो गए, क्योंकि उसमें भी बॉलर्स का कोई बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं था। क्योंकि बॉलर्स के तो चेहरे से हमको समझ में आ रहा था कि वो तो बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं, कि उनको समझ में आ रहा है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, बॉल गीले होने के बाद कुछ हो नहीं सकता था। और उसके बाद हमने तो विजुअल्स भी देखे कि राहुल द्रविड़ भी बाद में मैदान को छू के देख रहा है कि भाई इसमें कितना गीला है, और या दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात अब करने का कोई फायदा नहीं है। आप तो पहले कह चुके हो कि हम तो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं और गीले होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्यू से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये तो आप एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते। लेकिन ये तो फैक्ट है कि जब मैदान गीला होता है, जब ड्यू आती है, विकेट आसान हो जाता है बैटिंग करने के लिए, और बॉलर के पास अपने सारे वेपन्स उसके खत्म हो जाते हैं। फिर उसके पास बचने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है। रहा सा अर्शदीप, अब अर्शदीप के लिए भी मैं पहले से ही आपको ये कई बार बता चुका हूं ये बात कि अर्शदीप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी उसकी नो बॉल्स। जो पिछले साल में उसने नो बॉल्स फेंकी हैं, और उसकी वजह से जो उसका क्रिटिसिज्म हुआ है या जो उसका नुकसान हुआ है मैचेस में, इंपॉर्टेंट मैचेस में, तो अब क्या हुआ कि अब वो उसका सोल एम ये रहता है कि मैं किसी भी तरह से नो बॉल ना फेंकूं। जब तुम्हारा सोल एम ही ये हो जाएगा कि मैं नो बॉल ना फेंकूं, तो फिर बॉलिंग में पेनिट्रेशन कहां रहेगा। आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए कि मुझे विकेट किस तरह से लेना है, लेकिन आपका तो कंसंट्रेशन ये है कि मुझसे नो बॉल ना हो जाए। तो आपका तो फोकस ही चेंज हो गया ना। जब फोकस शिफ्ट हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकते हो। और इसके लिए सबसे बड़ी गलती, मैं हमेशा से यही बात कहता हूं कि जब बच्चे बचपन में प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम कोचेस को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। अदरवाइज उनका सबका हाल अर्शदीप जैसा हो जाएगा। आज अर्शदीप 40 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका है, लेकिन परफॉर्मेंस क्या है। पिछले 5-6 मैचेस में तो ये हाल हुआ है कि हर मैच में उसके 4 ओवर में 40 से ज्यादा रन पड़े हैं, और हर मैच में एक विकेट कभी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो और एक से दूसरा विकेट नहीं मिला है। लेकिन जब ये नो बॉल फेंकता था तब ये 3-3 विकेट ले लेता था अपने 4 ओवर में या 10 ओवर में। तो अब इसका क्या मतलब है कि इसको नो बॉल करने के लिए अलाउ कर दिया जाए? ये तो नहीं हो सकता ना। आपको डिसिप्लिन तो रहना ही पड़ेगा। नो बॉल करने का तो कोई फायदा नहीं है। आपके 3 विकेट आपने ले भी लिए, लेकिन अगर आपने क्रूशल टाइम पे अगर नो बॉल कर दी तो फायदा क्या है। तो इसलिए ये जो गंदी आदतें हैं, ये बच्चों की नेट प्रैक्टिस में और क्लब मैचेस में यहां पे कर्ब की जानी चाहिए, और उसके लिए कोचेस को बहुत स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि अर्शदीप का फ्यूचर मुझे नजर नहीं आता है। वो सुनील गावस्कर कल ये कह रहे थे कि अर्शदीप इज एन ऑल फॉर्मेट बॉलर, लेकिन मुझे लगता है कि ही इज नॉट एट ऑल एन इंडियन टीम बॉलर। वो क्योंकि अब उससे बॉलिंग हो नहीं रही है, और एक्चुअली उसका कॉन्फिडेंस शेक कर गया है बहुत बुरी तरह से। ही हैज टू गो बैक टू बेसिक्स। अब बेसिक्स जाके अब आप ये, आपके पास कोई और चारा नहीं है। आप जाके चाहे रणजी मैचेस खेलो, चाहे कुछ भी करो, कोई से भी मैचेस खेलो, लेकिन अब आपको ये कसम खानी कि अगले 1 साल तक मैं कोई नो बॉल नहीं फेंकूंगा। ये प्रैक्टिस डोमेस्टिक मैचेस में ही हो सकती है, ये प्रैक्टिस इंटरनेशनल मैचेस में आप नहीं कर सकते। क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस में जहां आपको डर लगा रहेगा कि मैं नो बॉल ना फेंक दूं, तो फिर आपकी बॉल में पेनिट्रेशन नहीं रहेगा। और इस बारे में तो मैं ये मानता हूं, कपिल देव, जो ग्रेट कपिल देव का हमेशा कहना ये था कि मैंने नेट प्रैक्टिस में कभी भी नो बॉल नहीं फेंकी। तो मतलब कपिल देव तो अपने आप में इंडिया के सबसे पहले फास्ट बॉलर थे, जो कि वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर और वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर हुए। उनका हमेशा ये कहना था कि मैं नो बॉल नहीं फेंकता हूं नेट प्रैक्टिस में। जब नेट प्रैक्टिस में आप नहीं फेंकोगे तो मैच में भी नहीं होगी वो। लेकिन नेट प्रैक्टिस में तो आप कुछ भी तेज और ये और वो और स्विंग करने के लिए कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी बॉल करते रहोगे तो यही होगा। कल मुकेश कुमार ने भी कल नो बॉल फेंकी, और उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच में भी नो बॉल फेंकी थी। ये मुकेश कुमार के साथ भी प्रॉब्लम है, और ये उसको भी बहुत ज्यादा कॉस्ट करेगी। मुकेश कुमार को समझना चाहिए कि मुकेश कुमार कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं है। तो यहां पे आपको अपनी लेंथ और लाइन और
नो बॉल के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं रखोगे तो मुकेश कुमार का भी पत्ता साफ हो जाएगा। वो बॉलिंग वैसे ठीक ठाक करता है, शायद इसलिए कि उसको एक्सपीरियंस ज्यादा है डोमेस्टिक का। तो खैर, अब अर्शदीप और मुकेश कुमार ने भी डिसअपॉइंट किया। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव को मैं ज्यादा इसलिए दोष नहीं दे सकता हूं क्योंकि विकेट गीला होने की वजह से, मतलब विकेट इजी होने की वजह से उनके पास कोई ज्यादा चांस नहीं था। जिस तरह से फर्स्ट इनिंग्स में साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स ने जो बॉलिंग की थी, उनकी बॉल क्रिप भी हो रही थी, स्पिन भी हो रही थी। बाद में इंडियन स्पिनर्स के पास वो नहीं था, तो मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता। अदरवाइज अगर सिचुएशन सेम रहती, विकेट ड्राई रहता, तो यही कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ये लोग मुश्किल कर देते। जिस तरह से पहली पारी में विकेट खेल रहा था, अगर सिचुएशन और कंडीशन सेम रहती तो रविंद्र जडेजा कल इनकी मुसीबत कर देता बॉलर बैट्समैन की, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो जडेजा को मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। और बाकी रहा सहा तो फिर सिराज का भी कॉन्फिडेंस काफी शेक हो गया है। पहले ओवर में आपको मालूम है कि जब शुरू के 2 ओवर में ही बॉल स्विंग होने वाली है, तो आप 2-2 स्लिप लेके क्यों नहीं जाते हो? जब पहले ओवर में ही मतलब 2 चौके जो निकले हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं गए, वो बैट्समैन बिल्कुल कंट्रोल में नहीं था। तो अब ये कप्तानी की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन सूर्य कुमार यादव, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो तो ये सोच रहा है कि मैं तो परमानेंट कैप्टन बनने वाला हूं या मैं कोई कप्तानी की कंटेंशन में हूं। ये उसकी गलतफहमी है, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो अभी तो ये श्रेयस अय्यर को भी लग रहा होगा कि भैया मेरे साथ क्या गलत हो गया, मैं क्यों नहीं कप्तान हूं इस टीम का। तो खैर चलिए ठीक है, देखते हैं अब कल के मैच में, जो फाइनल मैच है उसमें इंडिया क्या करती है, किस तरह से आते हैं। और वहां पे भी इंडियन टीम का तो बारिश पीछा छोड़ती नहीं है। अब कल के मैच में भी अगर बारिश हो गई तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि जोहान्सबर्ग में काफी ज्यादा रन बनते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। बारिश अगर गिरी तो फिर वही गड़बड़ हो जाती है कि फिर टॉस कौन जीतेगा और फिर जो बाद में बैटिंग करेगी वो टीम जीत जाएगी। तो चलिए मिलेंगे कल के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।